नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। चर्चा करने वाले हैं राठौड़ वंश के बारे में। और इससे पहले हमने जो है राठौड़ वंश का एक पार्ट कर लिया है और उससे पहले हमने 3 जो है राजवंशों का भी अध्ययन कर लिया है। चौहान वंश, मारवाड़ का गुहिल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। इस क्रम में हम राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं। जिस क्रम में हमने ऑलमोस्ट जो है 60 to 65% जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। रोजाना दिन में 4 क्लासें हो रही है, सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 3 बजे और रात को 9 बजे। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश की, जिसमें हम बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जोधपुर के राठौड़ वंश की चर्चा शुरू कर चुके हैं। तो कैसे हैं आप? जमुना जी स्वागत आपका, विक्की स्वागत आपका, मनीषा, मीना, रीता कैसे हैं आप? धानी वाले छोरे स्वागत आपका भी, अमित जी स्वागत आपका, चंचल जी स्वागत आपका, कैसे हैं? कमलेश स्वागत आपका, मोहनलाल, और इस सेशन को देखने वाले हमारे परिवार के सभी बच्चों का, क्योंकि इस सेशन को ऑफलाइन या ऑनलाइन देखते हैं, उन सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। ठीक है, देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले हमने जो है बहुत सारा सिलेबस का पार्ट कवर कर लिया है। तो प्लेलिस्ट में जाके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लाइन टू लाइन आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। 15वां सेशन है राजस्थान इतिहास का ये, और जिसमें हम मारवाड़ के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जो है राठौड़ वंश की चर्चा की कि मुन्होत नैन्सी ने कहा कि ये सूर्यवंशी थे, चंद्रवरदाय ने कहा कि ये बदायूं ने कहा कि ये जो है वो चंद्रवंशी थे। राठौड़ जो है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट और कन्नौज गढ़वाल वंश के जो है राष्ट्रकूट, 2 शाखाओं से इनकी उत्पत्ति मानी गई। राव सिंहा को पढ़ा। राव सिंहा 1240 में जो है वो शासक बने और इन्होंने जो है वो राजस्थान में आए। पाली के बिठू नामक स्थान पर जो है राव सिंहा आते हैं। यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है और यहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। कन्नौज में राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आए। यानी हालांकि जो राठौड़ राजवंश है उनका मूल जो उत्पत्ति स्थान है, और जो राजस्थान के राठौड़ है उनका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो तो कन्नौज है। लेकिन कन्नौज से वो राजस्थान किस लिए आए? जो राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण सबसे ज्यादा आपको पता है कि जैसलमेर के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन उस टाइम ये जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए राजस्थान आए और खेड़ नामक स्थान है बाड़मेर, वहां अपनी राजधानी बनाई। और 1273 में मुस्लिम आक्रमणों से लड़ते हुए ये जो है वीर सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस युद्ध को जो है लाख झंवर युद्ध जो है वो कहा गया था, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख स्त्री पुरुष जो है वो मारे गए थे। और इनके बाद शासक बनते हैं दोहर। दोहर की जो कुल देवी है वो नागनेची माता है, जिनकी मूर्ति वो कलकत्ता से लेकर कर्नाटक से लेके आए और नागना गांव बाड़मेर में इन्होंने मंदिर बनवाया। ये जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है। मल्लीनाथ जी शासक बनते हैं, लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। राजधानी इन्होंने मेवानगर बाड़मेर को बनाया और बाड़मेर को इन्हीं के नाम के कारण मालानी जो है वो कहा जाता है, या मालानी क्षेत्र कहा जाता है। राव चुंडा को पढ़ा हमने। इंदा प्रतिहार ने चुंडा को जो है मंडोर दहेज में दे दिया था। ये सब चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। मिल नहीं रही है साइकोलॉजी, लिखिए आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। CDP 4 रीट मुख्य परीक्षा, CDP 4 रीट मुख्य परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखें। और 12 बजे डेली उसकी क्लास हो रही है और आज पूरा मनोविज्ञान पूरा हो जाएगा और उसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, सारा CDP हमने करवा दिया है, एक ही टॉपिक बचा है केवल CDP का। CDP हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, CDP 4 रीट मुख्य परीक्षा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो क्लास जो है वो देख सकते हैं, प्लस उनके नोट्स जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया। चुंडा के पुत्र हैं रणमल, पुत्री है हंसाबाई।
यहाँ पर इनका जो है वो मेवाड़ से संबंध होता है, किस तरीके से आवल भावल की संधि होती है, ये चीजें हमने जो है वो कल पढ़ ली है। इसके बाद देखिए राव जोधा का शासनकाल है, लगभग 50 वर्ष का इनका शासनकाल रहा है। कितने वर्ष का रहा है? 50 वर्ष का शासनकाल इनका जो है वो रहा है। और 1459 में इन्होंने जोधपुर की स्थापना की, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, चिड़ियाटूक पर्वत पर दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी, राजधानी बनाया जोधपुर को। अब इसके बाद की चर्चा अपन करते हैं आज। देखिए राव जोधा के बाद राव जोधा के ही अगले वंशज में राव सातल जो है वो शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? राव सातल शासक बनते हैं। राव सातल देव। इनके काल की प्रमुख घटना आपको याद है? अजमेर के मुस्लिम शासक, क्या नाम था अजमेर के मुस्लिम शासक का, जिसने मारवाड़ की 100 कन्याओं को किडनैप कर लिया था युद्ध में हार जाने के कारण, और उनको सातिल देव ने छुड़ाया और उसका सर काट के जो है वो क्या किया था? हाकिम मुल्लू खा, हाकिम मुल्लू खा का सर काटा और मारवाड़ की लड़कियों को दिया। और उसके बाद जो है वो घुड़ले का त्योहार, और जो हाकिम खां है उनका सेनापति था घुड़ला खा। क्या नाम था सेनापति का? घुड़ला खा था। तो घुड़ला का सर काट के जो है वो गांव में, पूरे गांव में फरवाया, घुमवाया था, और तब से जो है वो राजस्थान में घुड़ले का, मारवाड़ में घुड़ले का त्योहार जो है वो मनाया जाने लगा था। आपको याद आ रहा है? तो ये इनके शासनकाल की प्रमुख घटना है। इनका जो शासनकाल था वो 1479 से लेकर और 1492 तक था। 1489 टू 1492 तक का इनका शासनकाल है। प्रमुख घटना इनके शासनकाल की अगर चर्चा करते हैं तो इन्होंने सातलमेर नगर बसाया। सातलमेर शहर बसाया अपने नाम से। अजमेर के मुस्लिम शासक, अजमेर के मुस्लिम शासक हाकिम मुल्लू खां मुल्लू खां को युद्ध में हराया। ठीक है, हाकिम मुल्लू खां को जो है वो युद्ध में इन्होंने जो है वो परास्त किया। और इसी मुल्लू खां का एक सेनापति था, सेनापति घुड़ला खां। इसने जो है वो मेवाड़ की कुंवारी कन्याएं जो पानी भरने जा रही थी, कुंवारी कन्याओं को बंदी बनाया। और सातल देव ने घुड़ला खां को मारकर कन्याओं को मुक्त कराया। और यहीं से मारवाड़ में, जोधपुर में घुड़ला का त्योहार प्रारंभ हुआ। इनके शासनकाल में, सातल देव के शासनकाल में। घुड़ले के त्योहार में क्या होती है? कन्याएं क्या करती है? एक घड़ा लेके आती है और उस घड़े के अंदर जो है बहुत सारे क्या कर देती है? छेद कर देती है, छिद्र कर देती है। ठीक है, और उस घड़े में दीपक जलाती है
और फिर गांव के प्रत्येक घर में जाकर जो है वो इसको घुमाया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। यह है घोड़ले का त्योहार। इसके काल में शुरू हुआ। ये जो शुरू होता है वो सातल देव के काल में शुरू होता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है सातल देव के काल की। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या होता है। ये जो युद्ध हुआ था वो 1490 में हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था अजमेर के मुस्लिम शासक हाकिम मुल्लू खां को हराया। कब हराया था इन्होंने? 1490 में हराया। ठीक है, 1490 में। और इसके बाद जो है 1492 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। 1492 में मृत्यु हो जाती है और इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके राव सूजा। कौन बनते हैं? राव सूजा बनते हैं। राव सूजा। राव सूजा के काल की प्रमुख घटनाओं की अगर चर्चा करते हैं तो इनका जो शासन काल रहा वो रहा 1492 से लेकर और 1515 तक। इनके काल की प्रमुख घटनाओं में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है। ठीक है, सूजा के पुत्र हैं राव गांगा, वो शासक बनते हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद देखिए इनके पुत्र राव गांगा शासक बने। राव गांगा की चर्चा करते हैं। राव गांगा जो थे वो मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके मित्र थे। और राणा सांगा ने जब युद्ध लड़ा, कौन सा युद्ध बताएं कमेंट करके जल्दी से, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध जब लड़ा 1527 में, तो खानवा के युद्ध में जो है इन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। और राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक देके जो है इनकी सहायता करने के लिए भेजा। कितनी सेना देकर? 4000 सैनिकों की सेना देकर जो है वो राणा सांगा की सहायता के लिए जो है वो भेजा। किसको? मालदेव। ठीक है, लिखिए 1515 से लेकर 1532 तक इनका शासनकाल रहा। 1515 से लेकर और 1532 तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने क्या किया? राणा सांगा की खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 को हुआ था, युद्ध में सहायता की। कैसे की सहायता? अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों की सेना देकर भेजा। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यही है। अब देखो कांगा जो थे ना, क्या करते थे? नशेड़ी थे ये। कांगा क्या थे? नशेड़ी थे। ये जो है नशा किया करते थे। किसका नशा करते थे? गांगा अफीम का नशा करते थे। और एक यहाँ के एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है रेऊ जी। क्या नाम है? रेऊ जी हैं, जो इनके शासनकाल में थे। रेऊ जी के अनुसार जो है वो ये अफीम के नशे में, अफीम के नशे में महल की खिड़की से
गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहते हैं रेवू जी कि ये अफीम पी के जो है वो ऐसे पिंडों में बैठे हुए थे और ज्यादा अफीम हो गई थी, तो ये जो है वो जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति क्या कर जाता है, कहीं पर भी नाली नूली में गिर जाता है, ठीक ऐसे ही ये भी जो है वो अफीम अफीम के नशे में मेहरानगढ़ दुर्ग के महल से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन डॉक्टर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? डॉक्टर हीराचंद ओझा कहते हैं कि गिरे नहीं थे, हाँ नशा करते थे, ये बात सही है, अफीम खाते थे, ये अफीम का नशा करते थे ये, लेकिन गिरे नहीं थे। मालदेव ने इन्हें अफीम के नशे में गिरा दिया। मालदेव ने खिड़की से गिरा दिया। अब देखो मालदेव भी एक जो था वो महत्वाकांक्षी शासक था। मालदेव भी जो था वो क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने पिता को, कहते हैं कि ये अफीम तो खाते थे गांगा, और एक दिन ही अफीम खा के बैठे हुए थे और बेटे ने धक्का दे दिया और लोगों को लगा कि ये अफीम के नशे में गिर गए, है ना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं देखिएगा। मालदेव शासक बनते हैं पिता की मृत्यु के बाद, और कौन बनेंगे? मालदेव की चर्चा करते हैं 1532 से लेकर और 1562 तक शासक रहे राव मालदेव। महत्वपूर्ण है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। इनके शासनकाल में कई घटनाएं घटी। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनके शासनकाल के अंदर जो है वो, जब पिता गांगा की मृत्यु हुई तो मात्र 2 परगने थे जोधपुर के नीचे। कितने थे? 2 परगने थे। इन्होंने अपने शासनकाल में 52 युद्ध लड़े और 58 परगने कर दिए, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जो है इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाए। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना फाहिबा का युद्ध, इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना गिरी सुमेल का युद्ध, इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना रूठी रानी का होना, है ना। इस तरीके से इनके शासनकाल में कई घटनाएं घटी, तो इनकी आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मालदेव की चर्चा करते हैं तो अपने पिता गांगा की हत्या करके ये राजा बने, सीधी सीधी बात है, पिता की हत्या करके शासक बने। पिता की हत्या कर शासक बने। कल 12 बजे और 3 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज सारी क्लासें होगी। ठीक है, कितनी होंगी? सारी की सारी जो है वो क्लासें आज होगी और वो भी अपने टाइम पर होगी, सही समय पर होगी। तो इस महीने में अपन पूरा जो है वो सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी बचने नहीं देंगे और पूरा का पूरा सिलेबस जो है इस महीने में अपन जो है वो कंप्लीट करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे और बिल्कुल हम इसमें जो है वो सफल भी होंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, तैयार हैं आप इसके लिए? चलिए देखिए, मालदेव के समय 2 परगने थे, बाद में मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते। ठीक है, तो आज तक बनते समय इनके पास मात्र 2 परगने
थे और शासक बनने के बाद इन्होंने 52 युद्धों में 58 परगने कर दिए, यानी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके काल का एक युद्ध है जिसे साहेबा या फाहेबा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहेबा या साहेबा का युद्ध कहते हैं। पाहेबा, साहेबा, ये जो स्थान है वो चूरू में स्थित है। चूरू के अंदर साहवा स्थान है ना, साहवा। अगर कोई चूरू के बच्चे हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं, साहवा नामक एक स्थान है चूरू में, है ना। यहीं चूरू से थोड़ा ही दूर है, तारनगर के जस्ट पास ही है, 15-20 किलोमीटर। तो यहां पर यह युद्ध लड़ा गया था 1541 में। कब लड़ा गया था? 1541 में लड़ा गया था। 1542 करो, 1542 में लड़ा गया था। 1542 में ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और बहुत बार पूछा गया है कि ये युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, साहेबा या फाहेबा का युद्ध। तो ये लड़ा गया था 1542 में। और किन किन के मध्य लड़ा गया था ये? तो ये लड़ा गया था मालदेव और बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के मध्य। मालदेव व राव जैत सिंह के मध्य। मालदेव इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। और राव जैत सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, जैत सिंह हार गए। और जैत सिंह हार जाने के बाद जैत सिंह की तो मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के अंदर जो है इनका एक बेटा है, ठीक है, जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, वो कहां चला जाता है? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। ठीक है, लिख दो, राव जैत सिंह की मृत्यु हो गई। पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया सहायता लेने के लिए। ठीक है, मुख्य बात है यही है। मालदेव ने जो है इसके बाद क्या करा? बीकानेर युद्ध जीतने के बाद मेड़ता पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया, मालदेव ने। इसके बाद इन्होंने मेड़ता नागौर के शासक, कौन थे मेड़ता के शासक इस समय? विरमदेव थे। कौन थे? विरमदेव। मेड़ता के शासक विरमदेव को हराया और मेड़ता पर अधिकार कर लिया। अब देखो क्या होता है। विरमदेव जो है वो, विरमदेव भी शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब देखो क्या कंडीशन बनती है यहां पर। अब कंडीशन बनती है गिरी सुमेल के युद्ध की। कैसे कंडीशन बनी? देखो कि शेरशाह ने बीकानेर के जैत सिंह को हरा दिया और विरमदेव को हरा दिया। जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल और विरमदेव दोनों शेरशाह सूरी के पास चले गए। शेरशाह सूरी को थोड़ा भड़काया कि यार शेरशाह सूरी आप हमारी सहायता करो, मालदेव ने जो है हम पे अधिकार कर लिया है, आप जोधपुर पर आक्रमण करो और जोधपुर पर आक्रमण करके आप हमें हमारे जो क्षेत्र है वो वापस दिलाओ और उसको हराओ। तो ये दोनों कहां चले जाते हैं? शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। शेरशाह सूरी ने फिर जो है गिरी सुमेल के युद्ध में जो है वो जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल और विरमदेव की सहायता से एक षड्यंत्र रचा
कैसे रचा उसकी चर्चा करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा अपन शेरशाह सूरी के से संबंध पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी से पहले आप सबको पता है हुमायूं का शासक था, मुगल बादशाह हुमायूं जो थे वो क्या थे, शासन में थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, लेकिन हुमायूं और मालदेव के भी कुछ बीच में संबंध रहे थे, और हुमायूं और मालदेव के कैसे संबंध रहे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। मारवाड़ मुगल संबंध, तो यहां मारवाड़ से तो कौन थे, मारवाड़ से तो थे मालदेव, और यहां हुमायूं था, कौन था, हुमायूं। हुमायूं जो है वो शेरशाह से युद्ध हार जाता है और अपनी जान बचाते हुए फिर रहा है, ठीक है, अपनी जान बचाते हुए फिर रहा है। ऐसी कंडीशन बन गई है कि दिल्ली से हुमायूं का शासनकाल एंड हो गया है। अब वहां पर किसका शासन हो गया है, अब वहां पर जो है वो शेरशाह सूरी का शासन हो गया है। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के खिलाफ मालदेव से सहायता मांगी, ठीक है। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध मालदेव से सहायता मांगी, और इस सहायता मांगने के क्रम में इन्होंने अपने तीन व्यक्तियों को इन्होंने किसके पास भेजा, हुमायूं के पास भेजा। मारवाड़ में एक स्थान है जोगी तीर्थ, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं के संदेशवाहक और मालदेव मिले। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं के संदेशवाहक और मालदेव मिले। अब कौन कौन आए, सबसे पहले किसको भेजा गया कि तुम जाओ और मालदेव से चर्चा करो, आतंका खां, किसको भेजा गया, आतंका खां को भेजा गया कि जाओ तुम देखो मालदेव हमारी सहायता करेंगे क्या। आतंका खां की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने एक और दूत भेजा, मीर समंद को भेजा, मीर समंद। और इसके बाद जो तीसरा दूत आता है, जो तीसरा संदेशवाहक आता है, वो आता है रायमल सोनी, रायमल सोनी, इन तीनों को भेजा। अब इस मुलाकात में मालदेव ने कहा कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, हुमायूं को आप कहो कि वो आए मेरे पास, मैं उसको बीकानेर रियासत दे दूंगा। मालदेव ने हुमायूं को क्या कहा कि मैं हुमायूं को, देखो कैसी विकट कैसी स्थिति है, हुमायूं एक बड़े राजवंश के शासक हैं जो कि पूरे भारत पर शासन कर चुके हैं, है ना, और इधर क्या कंडीशन हो रही है कि मालदेव मारवाड़ के शासक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई, आपने कहावत है कि ऊंट चढ़े नहीं कुत्तों खा जाए, तो बा कंडीशन है। और मालदेव ने भी अपना दिल खोल के कहा कि आप आओ, मैं आपको बीकानेर का राजा बना दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हुमायूं के मन में यह शंका थी कि मालदेव अपनी सहायता नहीं करेगा और हो सकता है कि वो अपने पर आक्रमण भी कर दे। इसके अलावा मालदेव से जो है वो कहते हैं कि मालदेव, कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि मालदेव थोड़ा जो था वो सहायता करना ही नहीं चाहता था, वो कहीं ना कहीं इसको जो है पकड़ना चाहता था। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर इतिहासकारों ने तो ऐसा ही कहा कि मालदेव जो है वो हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार था। मेंबरशिप की कोई जरूरी नहीं आपको,
मेंबरशिप ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेंबरशिप लेने से आपको इतना फायदा होगा कि आपके कमेंट हाईलाइट होकर दिखेंगे और जो भी नोट्स होंगे हम आपको टेलीग्राम पे एक साथ भेज सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है लेने की, ठीक है। मेंबरशिप ना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वैसे जनरली कोई कहता नहीं है यूट्यूब पर ऐसा कि आप हमारा ऐप मत खरीदो या मेंबरशिप ना लो, सब यही कहते हैं कि लो लो लो, लेकिन हम आपको बिल्कुल कह रहे हैं कि मेंबरशिप लेने से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। बस आप सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जुड़ो, आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे। अब देखो, हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुखी। क्या नाम था? मुल्ला सुखी नाम था। हुमायूं का पुस्तकालय अध्यक्ष था। हुमायूं का अध्यक्ष, और ये सलाहकार भी था एक तरीके से इनका नाम था। क्या नाम था बताओ? नाम था इनका मुल्ला सुखी। मुल्ला सुखी। मुल्ला सुखी ने सलाह दी कि हमें मालदेव की सहायता नहीं लेनी है। मालदेव की सहायता नहीं लेनी है। और इसकी सलाह पर जो है वो हुमायूं जो है वो सहायता नहीं लेता है और कहां चला जाता है? सिंध की ओर चला जाता है। और हुमायूं ने अमरकोट, पाकिस्तान में है वर्तमान में, अमरकोट के राजा वीर साल सोढ़ा, जो कि एक हिंदू शासक ही थे, वीर साल सोढ़ा पर विश्वास किया और उनके यहां शरण ली। तो हुमायूं कहां चला जाता है? अमरकोट के शासक, अमरकोट के राजा वीर साल सोढ़ा के पास शरण ली। वहां पर ये लंबे समय तक रहे, वहां पर इनको जो है पुत्र की प्राप्ति भी हुई, शादी शुदी सब हो गई थी, ठीक है। वीर साल सोढ़ा के यहां इन्होंने शरण ली। अब ये तो चले गए। अब इसके बाद शुरू होता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गिरी सुमेल नामक स्थान कहां पर है? तो ये पाली में है, ये गिरी सुमेल नामक स्थान, ठीक है। तो लिखिए गिरी सुमेल युद्ध। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बार बार कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं से पूछा गया है। गिरी सुमेल युद्ध, इस युद्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जेतारन युद्ध के नाम से। जेतारन का युद्ध, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 में यह युद्ध जो है वो होता है। किस किस के मध्य होता है यह युद्ध? यह युद्ध जो होता है वो होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी के साथ कौन है? बीकानेर के कल्याणमल प्लस मेड़ता के वीरमदेव, ये भी इनके सहयोगी हैं इस युद्ध में। इस युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति हैं जिनका नाम है जैता और कूपा। जैता जी प्लस कूपा जी, ये इनके 2 क्या है? सेनापति है, जेता और कुंपा। अब देखो, मालदेव अच्छे, एक बहुत ही बहादुर शासक थे और इनके जो ये सेनापति थे ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक लड़ाकू वीर योद्धा थे।
और कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी को भी ये पता था कि वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मालदेव की सेना की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। विरमदेव और कल्याणमल ने कहा कि शेरशाह जी, हम ऐसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हम ऐसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। यानी हम युद्ध के तरीके से युद्ध लड़ेंगे तो हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो हमें कोई ना कोई छल कपट करना पड़ेगा, कोई ना कोई रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि हम युद्ध में क्या हो सके, विजय हो सके। तो बीकानेर, इसमें कुछ अलग अलग इतिहासकारों की दो बातें चलती आई है। तो बीकानेर के कल्याणमल ने कहा क्या, आपको पता है उस टाइम सिरोही के अंदर तलवारें बनती थी, सिरोही में, ठीक है, और इधर कंबल भी बनते थे। तो बीकानेर के कल्याणमल ने जेता को संदेश भेजा कि जेता जी, युद्ध तो एक अलग मैटर है, लेकिन ये 20,000 रुपए हैं, और 20,000 रुपए की आप हमें जो है वो सिरोही की तलवारें खरीद दीजिएगा। और इस नाम से इनके पास पैसे भेज दिए। दूसरा, मेड़ता के विरमदेव ने कूपा के पास 20,000 रुपए भेज दिए कंबल खरीदने के लिए। और फिर मालदेव को सूचना भेजी गई कि आपके जो दो सेनापति है जेता और कूपा, वो तुम्हारे साथ दगा करेंगे, धोखा करेंगे, क्योंकि उन्होंने 20,000 रुपए लेकर वो शेरशाह सूरी के साथ मिल गए हैं। इसके अलावा एक और भी बात चलती है कि एक झूठा जो है वो फेक एक जो है वो लेटर बनाया गया, और जेता और कूपा के जो जो टेंट लगे हुए थे, जो तंबू लगे हुए थे युद्ध क्षेत्र में, रात को तो युद्ध होता नहीं है, तो जहां वो रहते थे वहां पर वो डलवा दिए गए। और फिर मालदेव को सूचना दी गई कि मालदेव जो है, मालदेव आपके जो जेता और कूपा हैं वो जो है वो दुश्मन सेना के साथ मिल गए हैं, ये आपके साथ सुबह विश्वासघात करेंगे, आप चाहें तो उनके जो है वो निवास स्थान का आप जो है चेक कीजिए। अब मालदेव भी थोड़ा क्या है, उनके मन में शक पैदा हो जाता है। मालदेव जो है वो क्या नहीं करता है, जेता और कूपा से बात नहीं करता है, जेता और कूपा को अपने मन की बात नहीं कहता। अगर मालदेव इस युद्ध में सीधा आता जेता और कूपा के पास, या जेता और कूपा को अपने पास बुलाता कि भैया जेता और कूपा, देखो मुझे ऐसी सूचना मिली है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन ये सूचना मिली है मुझे, आप बताओ क्या है ये। तो जेता और कूपा अपनी बात क्लियर कर पाते, अपनी बात कह पाते, लेकिन मालदेव ने जेता और कूपा के ऊपर विश्वास नहीं किया, और स्वयं जो है वो क्या करता है, युद्ध छोड़कर अपनी आधी सेना लेकर वापस चला जाता है। कहां? जोधपुर चला जाता है। अब इस बात का पता चलता है जेता और कूपा को, जेता और कूपा को जो है जब इस बात का पता चलता है, तो जेता और कूपा सुबह भयंकर युद्ध लड़ते हैं, और दोपहर तक मालदेव की सेना को ऑलमोस्ट 99% हरा दिया था। लेकिन इसी बीच जलाल खा जलवानी नामक एक सेनापति, जो कि शेरशाह सूरी की रिजर्व सेना लेकर आ गया वहां पर युद्ध क्षेत्र में, यानी सेना लड़ रही है और अचानक फ्रेश सेना का एक झुंड लेकर जलाल खा जलवानी आ गया। और वो देखो, एक तो युद्ध में लड़ती हुई सेना काफी ज्यादा थक जाती है, और नई सेना आती है ना तो वो बहुत ही जोश से लड़ती है, और इसी कारण जो है वो दोपहर बाद युद्ध की स्थिति बदल जाती है। जेता और कूपा वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, और शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को जीत जाते हैं। दो बातें शेरशाह सूरी ने कही कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, और दूसरी बात कही कि अगर जेता कूपा जैसे सेनापति मेरे पास हो तो मैं पूरे भारत को जीत सकता हूं, पूरे भारत को मैं जीत सकता हूं। ये कुछ बातें हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी की सेना की सहायता किसने की, तो याद रखना जलाल खा जलवानी। यहां लिख देता हूं, जलाल खां जलवानी ने युद्ध के बीच लिखो, युद्ध के बीच सेना, जलाल खा जलवानी युद्ध के बीच सेना लेकर आया,
और शेर शाह विजय हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी की सहायता किसने की, या शेर शाह सूरी गिरी सुमेल का युद्ध किसकी सहायता से जीत पाया था? जलाल खां जलवानी की सहायता से यह युद्ध जीत पाया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जोधपुर पर अधिकार कर लिया और खवास खां जो इनका एक सेनापति था, खवास खां, इनको जोधपुर का शासन सौंप दिया। लिखो, शेर शाह सूरी ने युद्ध जीतकर जोधपुर पर अधिकार किया। और अच्छा, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में कोई जौहर नहीं हुआ है, याद रखना, ये कोई जौहर नहीं हुआ है यहां पर। और खवास खां को जोधपुर का शासन, ठीक है। और यहां से स्वयं कहां चले जाते हैं? ये स्वयं चले जाते हैं अजमेर की तरफ। और अजमेर पर जो है वो इन्होंने क्या करा? अधिकार करा। क्या करा? अजमेर पर अधिकार करा। मालदेव सिवाना बाड़मेर चला जाता है ना? मालदेव सिवाना, मालदेव कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। सिवाना को शरण स्थली कहा जाता है मारवाड़ की। सिवाना बाड़मेर में शरण लेता है। मारवाड़ की शरण स्थली तो सिवाना है, याद रखना। मारवाड़ की शरण स्थली। और मेवाड़ की शरण स्थली क्या है बताओ? कमेंट करके जल्दी से बताओ, मेवाड़ की शरण स्थली क्या है? अब शेरशाह सूरी, आपको पता है आगे उनके खुद के ही जो बारूद में विस्फोट हो जाता है, शेरशाह सूरी मारा जाता है। और जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु की खबर मालदेव को पता चलती है, उसने पुणे जोधपुर अधिकार कर लिया, है ना। शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखो क्या होता है। नहीं, जालोर की कुंजी बात नहीं कर रहे हैं हम। जालोर की तो कुंजी सिवाना है ही है। हम बात कर रहे हैं कि मेवाड़ की शरण स्थली किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है, बिल्कुल। जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है झाइन दुर्ग को। अब इनकी पत्नी थी उमा दे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उमा दे के बारे में। उमा दे जैसलमेर के लूणकरण सिंह की पुत्री है ये। जैसा जैसलमेर के जो शासक है लूणकरण सिंह भाटी, लूणकरण सिंह भाटी की पुत्री है। मालदेव से इसका विवाह तय होता है। अब क्यों होता है मालदेव से विवाह? जैसलमेर के ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा था मालदेव, और जैसलमेर के शासक इतने समर्थ नहीं थे कि वो मालदेव के आक्रमणों का जवाब दे सके।
तो बार बार आक्रमणों से परेशान होकर लूण कर्ण सिंह जी भाटी ने सोचा कि मैं आक्रमण का तो सामना नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं मालदेव के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता हूं, अगर मैं मालदेव के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता हूं तो मालदेव मुझ पर जो है वो क्या नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। और इसीलिए अपनी पुत्री उमादे का जो है वो क्या करवाया, सॉरी, उमादे का विवाह करवा दिया मालदेव के साथ। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मालदेव से विवाह, ठीक है, और भारमली दासी के कारण उमादे मालदेव से रूठ गई, रूठ गई, और रूठी रानी के नाम से, इतनी ज्यादा रूठी कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और कैसे रूठी, क्या हुआ, वो तो मैंने आपको सब बताई है कि मालदेव भी जो है वो शराब का सेवन करते थे, बहुत ज्यादा नशा करते थे, और जो है वो दासी भारमली के साथ ही इन्होंने जो है वो वो विवाह का पहला समय बिताया। और इस बात का पता जैसे ही चला उमादे को, और उमादे जो है इससे नाराज हो जाती है, और इतिहास में रूठी रानी का जो है वो रूठी रानी के नाम से ये जो है वो प्रसिद्ध होती है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। हाँ, वो दासी उमा के साथ ही आई थी। दासियां जब राजकुमारी का विवाह होता था तो दासी को भेजा भी उमा देने था, दासी को उमा दे ने ही भेजा था, किसी और ने नहीं भेजा था। उमा दे ने ही भेजा था कि तुम जाओ, मैं आ रही हूं, और तुम, क्योंकि सजने संवरने में समय लग रहा था। अब मालदेव ये बात जो है वो समझ नहीं पाया, और मालदेव शराब के नशे में था, और इसीलिए, हालांकि बाद में मालदेव ने जो है बहुत ज्यादा माफी वगैरह मांगी, लेकिन रूठी रानी रूठ गई, रूठ गई तो रूठ गई। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, दरबारी विद्वानों की चर्चा करते हैं तो ईश्वरदास, आसानंद, ये इनके दरबार के जो है वो मुख्य विद्वान थे। लिखिए, दरबारी विद्वान ईश्वरदास, दरबारी विद्वान, ईश्वरदास, ईश्वरदास ने जो है हाला झालारी कुंडलिया नामक एक जो है वो रचना की थी। हाला झाला की कुंडलियां, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो और भी कई रचना की थी, जिसमें नाम आता है देवयानी की रचना की इन्होंने, देवयान, देवयान की रचना की। इसके अलावा इन्होंने जो है वो हरिरस नामक एक जो है वो रचना की, हरिरास, हरिरास या हरिरस, ठीक है, हरिरस, हरिरस कर दो यहां पर, हरिरस। इसके अलावा इनके दरबार में एक और विद्वान थे जिनका नाम था आसानंद, आसानंद, और इन्होंने रचना की थी, कौन सी रचना की थी, उमादे भट्टियानी री कविता की रचना इन्होंने की। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बाघा भारमलीरा दोहा की रचना की, बाघा भारमली रा दोहा, ये दो रचनाएं जो है वो इन्होंने की।
और ये आसानंद जो है वो फाइबा के युद्ध में भी शामिल हुआ था। ठीक है। इसके अलावा मालदेव ने जो है वो चोखेलाव महल का निर्माण करवाया, कहां पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मालदेव ने चोखेलाव महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने जो है वो सोजत, मेड़ता आदि स्थानों पर जो है किले भी बनवाए थे। जोधपुर का परकोटा बनाया, जोधपुर दुर्ग का परकोटा, परकोटा यानी चार दीवारी बनाया। ठीक है, ये इनके काल की प्रमुख घटनाएं थी और इन्हें हसमत वाला राजा जो है वो कहा जाता है। हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा के नाम से इनको जाना जाता है, उपाधि। हिंदू राजा, हिंदू राजा हसमत वाला बादशाह, सॉरी हसमत वाला राजा, राजा और हिंदू बादशाह या हिंदू राजा इनको कहा जाता है। हिंदू बादशाह भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, या हिंदू राजा लिख दो, एक ही बात है। हसमत वाला राजा का अर्थ क्या होता है? वैभवशाली राजा। क्या अर्थ होता है? वैभवशाली राजा। ठीक है, वैभवशाली राजा। मालदेव के बाद जो है, मालदेव ने भी क्या किया, अपनी छोटी पत्नी के बहकाव में आके जो है वो अपने बेटे राम और उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, जो कि इनके बड़े पुत्र थे। इनके स्थान पर अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को इन्होंने राजा बना दिया, जिससे राम और उदय सिंह जो है वो अकबर की शरण में चले जाते हैं, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। चोखेलाव महल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए महावीर प्रसाद जी, जनरली जो बहुत ज्यादा घटनाएं प्रसिद्ध है, केवल उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको ये तो हम देखो, हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं। एक तो हम पहले 6 से लेकर 10 तक का हमारा राजस्थान हमने पढ़ लिया। मुख्य रूप से तो आपको हमारा राजस्थान के वन लाइनर क्वेश्चन याद करने हैं, क्योंकि 90% संभावना यही है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे। अब कुछ और रह जाता है तो फिर आपको ये डिटेल सेशन करवाए जा रहे हैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए। अगर आप रीट 2021, रीट 2022 और 21-22 में 19-20 में तो कोरोना था, 20-21-22 में जो पेपर हुए हैं उनमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ऐसे आए हैं जो कि गाइड में नहीं मिलते हैं, केवल आरबीएससी में ही मिलते हैं। तो राजस्थान जीके का आपको पूरा पार्ट वहीं से करना है, आरबीएससी से, जो मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा रखे हैं, जिनकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल रखी है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप पढ़ते जाए। और डिटेल सेशन में थोड़ी सी आपको कहानी बताई जाती है और थोड़ा सा आपका जो बच्चे नए हैं उनका एक बेस बन जाए, इसीलिए डिटेल सेशन करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज ये क्लास होती है और अब 12 बजे शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में मिलेंगे, जहां हम मोटिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर 3 बजे राजस्थान के त्योहारों की चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।